नमस्कार दोस्तों, वापस आपका स्वागत है मेरे इस चैनल में। तो आइए आज विचार करते हैं, अब बात करते हैं हम एक नए विषय पर, दलाई लामा और तिब्बत और भारत। तो आप जानते हैं दलाई लामा को तिब्बत से पलायन करना पड़ा था 1958 में, शायद, जब चीन ने तिब्बत पे आक्रमण किया और तिब्बत को अपने हाथ में ले लिया, अपने कब्जे में कर लिया। उस घटना की जो पृष्ठभूमि है वो मैं आपको बताना चाहता हूँ और आप खुद सोचें कि हमने कहाँ भूल की। ये कहानी जाती है जम्मू कश्मीर से। 1947 में जब जम्मू कश्मीर का बाद में विलय हुआ, जब पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर लेने की कोशिश की और महाराजा हरि सिंह ने मदद मांगी और भारत सरकार कुछ शर्तों के साथ उन्हें विवश किया कि अब अगर हमारे हिस्सा बनते हो, देश में शामिल होते हो, तो हम आपकी मदद करेंगे। महाराजा हरि सिंह जी के पास कोई विकल्प उस समय नहीं था और उन्होंने विलय पे हस्ताक्षर किए। और विलय पे जब हस्ताक्षर किए तो उन्होंने जो लिखा था, जो लिखते हैं, तो उन्होंने जो लिखा था इस प्रकार था, महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड तिब्बत। अब इस बात पे किसी ने ध्यान नहीं दिया। उन्होंने जो लिखा था महाराजा ऑफ जम्मू एंड कश्मीर एंड तिब्बत, तो स्वाभाविक रूप से जम्मू कश्मीर के साथ साथ तिब्बत भी भारत का हिस्सा बन चुका था। यानी कि महाराजा हरि सिंह जी ने न सिर्फ जम्मू कश्मीर बाद में विलय किया, बाकी तिब्बत भी विलय किया। मगर न जाने क्यों उस समय भारत सरकार ने जम्मू कश्मीर में अपनी सेना भेजकर उसे आधा छुड़ाया, आधा छोड़ दिया। मगर उसके तुरंत बाद तिब्बत पर भी अपना अधिकार जताना चाहिए था, तिब्बत को क्लेम करना चाहिए था, क्योंकि महाराजा हरि सिंह ने विलय के पेपर पे इसी तरह के साइन किए थे। भारत सरकार ने उस समय तिब्बत पे कुछ कार्रवाई नहीं की, तिब्बत को मैदान में, खुले मैदान में अकेला छोड़ दिया। और उसके बाद जो हुआ हम जानते हैं, चीन में एक नई सरकार आई, कम्युनिस्ट सरकार आई, मिलिट्री सरकार आई, और उनकी निगाह तिब्बत पे पड़ गई। तो तिब्बत अकेला था, खुला मैदान था, कुछ नहीं था, खाली था। तिब्बत में दलाई लामा के पास इतना सशस्त्र बल नहीं था कि वो अपनी सेना बना सके और लड़ सके। शायद उन्होंने सोचा भी नहीं होगा कि कोई तिब्बत को इस तरह हथिया लेगा, खासकर चीनी। मगर अचानक ऐसा मोड़ आया कि चीन ने तिब्बत को अपनी हिस्से में ले लिया, सेना भेज दी। और सबसे बड़ी बात यह कि जब तिब्बत में चीन की सेना गई तो बाद में उनके पास खाने की रसद सामग्री भी नहीं थी चीनी सेना के पास। तो नेहरू जी ने चावल भेजकर तिब्बत की सेना की मदद की और बाद में चीन से रसद सामग्री आई। तो इस प्रकार तो मुझे लगता है कि नेहरू जी ने जानबूझकर शायद तिब्बत को अकेला छोड़ दिया ताकि चीन तिब्बत को ले सके। तिब्बत को चीन ने ले लिया, अपनी सेना भेज दी। दलाई लामा के पास और कोई चारा नहीं था, कोई विकल्प नहीं था कि वो वहाँ से पलायन करके भारत की तरफ आए। यही एक मार्ग था उनके लिए। अगर वो नहीं करते तो शायद तिब्बत आज पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका होता, क्योंकि वो साम्यवादी सरकार थी, साम्यवादी लोग थे जिन्होंने चीन में राजाशाही खत्म किया और तिब्बत को हथियाया। तो वो जिस तरह चीन में मठ और बौद्धों का विकास नहीं हो सका, चलन भी नहीं हो सका, अस्तित्व ही मिटा दिया था उन्होंने। तो तिब्बत, अगर दलाई लामा वहां से पलायन न करते तो तिब्बत में आज भी तिब्बत में जो मठ है, तिब्बती मठ, वो नष्ट हो चुका, ध्वस्त हो चुका होता। इससे दलाई लामा की विविधता थी कि उन्हें अपनी भूमि, अपने मठ को छोड़कर उन्हें बाद में शरण लेनी पड़ी। और आज भी वो शरण लिए हुए, हालांकि अब तो बाद के बहुत ही सम्मानीय व्यक्ति हैं वो, मगर भी वो तिब्बत के अपनी भूमि से कोसों दूर धर्मशाला में बैठे हुए, उनका निवास हुआ। तो ये दलाई लामा की विविधता थी, उन्हें आना पड़ा। अगर भारत सरकार थोड़ी सचेत होती, पता नहीं सरदार पटेल ने क्यों इस दिशा में कुछ सोचा कि तिब्बत को भी जम्मू कश्मीर की तरह बाद में विलय कर दिया जाए। कर दिया होता तो तिब्बत में जिस तरह तिब्बत में विकास भी होता और वहाँ पे
बौद्ध मठ का भी विकास होता और वहाँ की जनता काफ़ी खुश खुश होती, सुखी रहती अपने मठ के साथ। एक संपन्न मठ के साथ जनता खुश होती और सुखी रहती। मगर न जाने क्यों ऐसा न हुआ और आज दलाई लामा भारत में है और अब नए दलाई, देखिए आप अभी क्या हो रहा है, नए दलाई लामा का नियुक्ति का समय आया है तो तिब्बत तो चीन क्या कहे कि वो हमारे इशारे का हमारे हिसाब से होगा, हम करेंगे उसका चयन। तो अगर तो इतने वर्षों तक तिब्बत चीन के अधीन होते हुए भी एक गौरवशाली राज्य रहा, गौरवशाली मठ रहा, क्योंकि दलाई लामा ने विश्व में घूम घूम कर इस तिब्बती मठ को सजग रखा, जीवंत रखा, उन्हें उसे आंच नहीं आने दी। मगर अब अगर ऐसा दलाई लामा होगा जो चीन में ही होगा, तिब्बत में ही रहेगा और तिब्बती और चीन की सरकार ही अगर ऐसा दलाई लामा नियुक्त करेगी तो शायद वो चीन के अधीन ही हो, चीन का पपेट ही हो, कठपुतली दलाई लामा हो, तो तिब्बत का जो अस्तित्व है अभी तो जो है बना हुआ वो लगभग मिट सा जाएगा, जैसे कई शहरों का मिट गया। और बौद्ध मठ का तो ध्वस्त होना ही है अगर चीन इस बात में सफल हो जाता है कि वहाँ नया नया दलाई लामा उनके अनुसार हो। अगर ऐसा हुआ है तो तिब्बत का मठ का जो अस्तित्व है वो ध्वस्त हो जाएगा, मिट जाएगा, पता नहीं चलेगा कि तिब्बत का मठ कहाँ चला गया। और अगर मठ एक बार ध्वस्त हो गया, अस्तित्व से मिट गया, तो तिब्बत का नामो निशान भी मिट जाएगा, तिब्बत का नाम ही बदल दिया जाएगा, वो लोग नाम ही कुछ और कर देंगे तिब्बत का, और दुनिया के नक्शे में तिब्बत होगा ही नहीं। तो ये एक बहुत बड़ी बात है जो मैं दिमाग काफ़ी दिनों से घूम रही थी। मैं सोचा कि आपसे इसको शेयर करूं, आपसे बात करूं इसके बारे में और आपको बताऊं कि जो हुआ है अच्छा नहीं हुआ है और अब क्या होगा ये देखते हैं आगे चलकर कैसे होता है दलाई लामा का नियुक्ति कैसे होता है। तो बस बने रहे हमारे साथ। अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, टिप्पणी कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। हमें बहुत ही बल मिलता है अगर सब्सक्राइबर बढ़ते हैं तो। बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।